हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, इस समय जो है रशिया यूक्रेन युद्ध के साथ साथ जो है एक नया जो स्थिति बनी हुई है प्रशांत क्षेत्र में। उसमें ये था कि जब से नैन्सी पेलोसी जो है यात्रा की है ताइवान की, तब से जो है चीन और ताइवान के मध्य काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ गया। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये हो सकता है चीन का जो प्लान था कि 2027 तक वो ताइवान पर अपना नियंत्रण करेगा या आक्रमण करेगा, वो जो है इसी समय कर सकता है, क्योंकि जो बाइडेन जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इस मामले में सुस्ती दिखा रहे हैं। तो इसके आधार पर जो है बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट जो है वो ये भी कह रहे हैं कि यदि चीन किसी प्रकार से ताइवान पर जो है नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है, मतलब सफल हो जाता है, तो उसका अगला टारगेट जो होगा वो भारत और अरुणाचल प्रदेश हो सकता है, जिसे वो अपना तवांग कहता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि भारत और चीन के मध्य यदि किसी प्रकार की जो द्वंद्व की स्थिति होती है, उसमें जो है भारत चीन के साथ साथ पाकिस्तान का क्या रोल होगा। तो इसमें हम विभिन्न प्रकार के जो है भारत के परमाणु शस्त्रागार की चर्चा करेंगे। तो जो हमारी हाइपरसोनिक सौर मिसाइल है ना, वो कनेस्ट्राइड है, साथ में जो अग्नि सीरीज की कुछ मिसाइल हैं वो भी कनेस्ट्राइड हैं। तो इससे माना जा रहा है कि ये जो है भारत और चीन के मध्य में जो है जो स्ट्रेटजिक डिटरेंस हैं उसे मेंटेन किए हुए हैं और स्टेबिलिटी इसमें लाए हुए हैं। तो ये देखिए, ये हमारा HSTDV हाइपरसोनिक टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल। ये नीचे है सौर मिसाइल और ये है ब्रह्मोस। तो साथ ही में ये है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि चीन के पास भी है और हमारे पास भी है। चीन के पास इसकी एक एक मिसाइल नहीं, जो 400 किलोमीटर जो सबसे लंबी वाली मिसाइल है वो नहीं है, लेकिन जो ऐसा माना जा रहा है कि रशिया ने उसे किसी प्रकार से ब्लैक मार्केट के जरिए ही उसे ये हथियार गुपचुप तरीके से प्रोवाइड भी कर दिया होगा। साथ में ये हमारा HSTDV है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल, और इसी के आधार पर जो है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल भी होगी। ये है चीन का S-400 का जो डुप्लीकेट वर्जन है उसने स्वयं बनाया हुआ है, और इसे जो है इसकी 2 यूनिट वो जो है पाकिस्तान को दिया हुआ है। और ये है चीन का जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, और साथ में इसी में जो है उस ग्लाइड मिसाइल भी लगा हुआ है। तो जो इंडियन सौर हाइपरसोनिक मिसाइल है ना, वो भारत का सौर हाइपरसोनिक हथियार समान रूप से चीन का जो DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, उसी की रेंज में लगभग 1800 से 2500 किलोमीटर का है। तो जिसके बारे में माना जाता है कि बीजिंग कम से कम 2019 से इसका जो है प्रयत्न कर रहा था बनाने का। ये जो DF-17 था उसका उसने सफल परीक्षण कर लिया। और इस समय जो है वो आपको बताना कि इस ग्लाइड व्हीकल से पहले जो है ना, रूस बहुत वर्षों पहले जो है ग्लाइड व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर चुका है, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जिसका नाम उसने जो है अपने यहाँ पे मतलब रशिया में एवनगार्ड मिसाइल सिस्टम है। इसी के तर्ज पर जो है चाइना ने जो है ऐसा हो सकता है कि हो ऐसा हो सकता है कि रशिया ने ही उसे कुछ टेक्नोलॉजी प्रदान की हो, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि अभी चीन ने जो है ये जो हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल की टेक्निक है ये जो है नॉर्थ कोरिया को दी है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने भी एक सफल परीक्षण किया है। तो 2020 में DRDO ने एक हाइपरसोनिक प्रोपल्शन सिस्टम हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल या HSTDV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसकी स्पीड मैक 6 से ज़्यादा बताई जा रही थी। तो ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। लेकिन सौर का जो मिसाइल है ना, वो सौर एक प्रकार की हाइब्रिड मिसाइल है। इसके अंदर क्रूज और बैलिस्टिक दोनों मिसाइल हैं। बिल्कुल यह अपने बूस्ट फेज में ना बैलिस्टिक मिसाइल की तरह काम करता है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह माइक 7.5 की स्पीड में जो है क्रूज करेगा, मंडराना प्रारंभ करेगा, और इसका जो अंतिम चरण नहीं होता, यह इसका अंतिम चरण नहीं रहेगा, मतलब ये क्रूज किया 7.5 मैक की स्पीड में। इसके अतिरिक्त जो है इसमें जो है केवल डाइविंग क्रूज मिसाइल की तरह उस ऊंचाई से धीरे धीरे नीचे की ओर गिरेगा, और वायु रक्षा प्रणालियों से बचते हुए, मतलब विभिन्न प्रकार के मैन्यूवर करते हुए पथ मैन्यूवरिंग करेगा और डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए अपने टारगेट को जाके डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसमें जो यही है जो है हाइपरसोनिक जो सौर मिसाइल है, इसकी विशेषता है। इसी का जो एक मतलब सबमरीन वर्जन जो सागरिका मिसाइल थी वो थी। तो यह काउंटर मेजर्स भी छोड़ सकता है। जी हाँ, ये जो है विभिन्न प्रकार के धोखेबाजी के लिए जो काउंटर मेजर्स छोड़ सकता है। यह पहले 7.5 मैक की स्पीड से अपने बूस्टर फेज के अंत में ही पहुंच जाएगा। वैसे सौर को रोकने की कोशिश में जो S-400 या कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो उससे बहुत परेशानी होगी, क्योंकि ये जब ये मतलब किसी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है तो ये बहुत ज़्यादा काउंटर मेजर्स छोड़ता है, जिसकी वजह से जो आसपास के एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। इसके सही डायरेक्शन को पता नहीं लगा पाएंगे, मतलब ये किस दिशा में जा रहा है, क्या कर रहा है। और इसके साथ साथ जो काउंटर मेजर्स छोड़ेगा, विभिन्न प्रकार के जो है इसमें टेक्निक लगे हुए हैं। तो इसका जो बूस्ट फेज है ना वो बैलिस्टिक मिसाइल का है। जो इसका क्रूज फेज होगा वो क्रूज मिसाइल की तरह होगा, और जो इसका
एंड फेज होगा, अंतिम चरण। वो क्रूज मिसाइल लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल की तरह थोड़ा सा मतलब दोनों का मिला जुला हुआ रूप होगा, इसीलिए ये इसे रोकना जो है असंभव माना जा रहा है। साथ में इसकी स्पीड आप जान ही रहे हैं, हाइपरसोनिक स्पीड है। तो 2021 के आखिरी महीनों में भारत ने 2 बड़े मिसाइल का परीक्षण किया था। पहला सौर्य हाइपरसोनिक था जो अक्टूबर में आयोजित किया गया था, दूसरा जो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आयोजित अग्नि प्राइम मिसाइल परीक्षण था। दोनों मिसाइल परीक्षणों से संकेत मिलता है कि भारत जो डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है भारत का, वो जो है अधिक विविधता के साथ है, और साथ में जो है इसका सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर आर्सेनल है वो बहुत ज़्यादा जो है विविधता लिए हुए है। यहाँ भारत सरकार जो है ना इस बार जो ये दोनों मिसाइलें थी, दोनों कनिस्टर वर्जन से ट्रायल की गई। कनिस्टर वर्जन जो होता है एक प्रकार का तेज़ी से इसे कहीं पर भी ले जाकर डिप्लॉय करके लॉन्च किया जा सकता है, मतलब वो ट्रक पर रहेगा, यही कनिस्टर वर्जन है। नहीं तो अन्य जो मिसाइलें होती हैं वो या तो सीलो में रहेंगी, सीलो मतलब जैसे कि ग्राउंड के अंदर एक गड्ढा बना दिया जाएगा, उसमें जो है मिसाइल रहेगी, इस प्रकार के सीलोस होते हैं। ये आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं या फिर पठारी क्षेत्रों में। तो इन घटनाओं ने जो विश्लेषणों की के बारे में जो बताया कि भारतीय शस्त्रागार की तैयारी के असर में सुधार पर संतुष्टि से लेकर खतरनाक पूर्वानुमानों तक, विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच जो रणनीतिक अस्थिरता है, मतलब स्थिरता के लिए ना, उनके भी लिए भी इन मिसाइलों का क्या मतलब होगा इस बारे में भी विश्लेषण किया जाएगा। तो भारत की जो शस्त्रागार की तैयारी थी वो स्थिर थी कि सौर्य और अग्नि प्राइम की बात करेंगे तो ये दोनों मिसाइलें हमारे परमाणु सक्षम जो क्षमता है ना उसको काफ़ी ज़्यादा महत्व प्रदान करती हैं। भारत ने एक हाइपरसोनिक हथियार का भी परीक्षण कर लिया जिसका नाम HSTDV हाइपरसोनिक टेक्निकल जो है डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल, जिसकी 5 मैक से अधिक की गति है, ऐसा बताया जा रहा है। और साथ में ये जो है इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये जो है जो एयर डिफेंस सिस्टम उनको चकमा देने में भी सक्षम है। तो और जो सौर्य हाइपरसोनिक मिसाइल है यह भी दुश्मन के जो शुरुआती मतलब रडार हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब चकमा देगी। इसके अतिरिक्त जो है जो हाईली जो मतलब सैन्य प्रतिष्ठान होते हैं, मिलिट्री बेसिस, एयर बेस, नेवल बेस या फिर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, इन सभी सुविधाओं को जो है बाहर निकलने में अतिरिक्त प्रभावी होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त जो है वो किसी प्रकार का ये जो सौर मिसाइल है वो किसी प्रकार के कंट्रोल सिस्टम को धोखा देने की क्षमता रखता है। और सौर का परिचालन जो है हमारे लिए एक चीन के विरुद्ध जो है ना हमें एक अन्य जो है डिटरेंस प्रदान करेगा। मतलब चीन जब भी हमारे बारे में कभी सोचेगा वो किसी प्रकार के हथियार से हमारे ऊपर अटैक करे तो उसके उससे इस बारे में खौफ रहेगा कि जो है इंडिया के पास जो सौर मिसाइल है वो भी कहीं कहीं हाइपरसोनिक है। तो सौर जैसे हाइपरसोनिक हथियार जो दुश्मन के शुरुआती रडार, स्थिर सैन्य प्रतिष्ठानों जैसे एयरबेस, कमांड कंट्रोल सी सुविधाओं को बाहर निकलने में अत्यधिक प्रभावित होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त सौर जो अपनी विशिष्ट जो परिचालन परिचालन क्षमता है ना उनकी विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए भी कुछ अन्य परीक्षणों की अभी आवश्यकता है। देखिए ये इसकी जितने वर्जन है वो सब के सब सक्सेसफुली टेस्टेड हुए हैं, लेकिन फिर भी जो सोर्सेज ऐसा कर रहे हैं कि अभी कुछ और टेस्ट करने होंगे इसके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। इसमें ऐसा माना जा रहा है कि जो अग्नि प्राइम मिसाइल है ना उसके लक्ष्य के खिलाफ कई स्वतंत्र जो है अपने लक्ष्य के विरुद्ध जो है ना कई सारे MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स ले जा सकता है। मतलब एक साथ एक ही मिसाइल में 6 से लेकर 10 तक जो न्यूक्लियर वारहेड रहेंगे। तो यह भी माना जा रहा है कि ये भारत के लिए जो है एक पर जो न्यूक्लियर डिटरेंस है उसे काफ़ी ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा। कई विश्लेषकों ने यह भी अनुमान लगाया कि अग्नि P और सौर्य मिलकर भारत की जो नो फर्स्ट यूज है उसकी नीति में बदलाव का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए ऐसा माना जाता है कि भारत ने कहा कि जब उसने न्यूक्लियर टेस्ट किया था कि वो पहला प्रयोग किसी भी राष्ट्र पर नहीं करेगा, लेकिन जो है ना पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए मतलब भारत के कई बार कई विशेषज्ञ ऐसा बोल दिए हैं कि मतलब कि हमें जो है वो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को छोड़ना होगा, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक रूप से मतलब भारत सरकार की ओर से ऐसा कोई भी बयान नहीं आया हुआ है। तो आधिकारिक तौर पर बदलाव देने का कोई सुझाव नहीं है, लेकिन भारत की घोषणात्मक जो सिद्धांत है वो पहले ना उपयोग करने की, नो फर्स्ट यूज की है। भले ही उच्च तत्परता स्तरों के रूप में देश में की जो प्रचलन मुद्रा है वो काफ़ी ज़्यादा बदलाव से गुजरी, फिर भी जो है ये बताया जा रहा है कि भारतीय मिसाइलों की जो कनेक्टराइज्ड वर्जन है वो तेज़ी से प्रकट हो रहे हैं। न केवल लॉन्ग रेंज की मिसाइलें जैसे कि ICBM अग्नि P के लिए भी, जो कि एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, या SRBM है, सबमरीन मतलब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P। इसके अतिरिक्त जो कनेक्टराइज्ड मिसाइल हैं वो अधिक तेज़ी से तैनाती की जा सकती हैं। इनमें विभिन्न सारे मतलब वारहेड्स को पहले से ही मिसाइलों के साथ जोड़ा जा सकता है, और जो जलवायु नियंत्रित ट्यूब मतलब क्लाइमेट कंट्रोल ट्यूब्स होते हैं उनमें जो है इन पर
उनकी क्षति को रोका जा सकता है, जिससे इन्हें जल्द से जल्द तैनात करके लॉन्च किया जा सके। इसके अलावा कुछ विश्लेषकों के अनुसार जो कनिस्ट्राइड मिसाइल क्षमताएं होती ना, वो भारत को जवाबी कार्रवाई के लिए एक तुरंत विकल्प प्रदान करती हैं। और इसे विशेष रूप से जो है पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि रणनीतिक स्थिरता में इसकी आवश्यकता पड़ जाए हमें। तो भारत के अतिरिक्त जो है MIRV जो आधारित और कन्स्ट्राइड बैलिस्टिक मिसाइल बलों के कारण एक विचारधारा यह मानती है कि भारत संकट की गर्मी मतलब पाकिस्तान की परमाणु सुविधाओं के खिलाफ एक पूर्व में भी हमला कर सकता है। यह दृष्टिकोण इस तथ्य को आसानी से नज़रअंदाज कर देता है कि पाकिस्तान के पास भारत और रावलपिंडी की तुलना में एक बड़ा जो है परमाणु शस्त्रागार है, जो पहले इस्तेमाल न करने की नीति को अपनाने से इनकार करता है। हालांकि ऐसा करने के लिए उसने पिछले कई बार अनुरोध किया गया था। देखिए जो चीन मतलब पाकिस्तान है ना, आप देख ही रहे थे पिछले कुछ वर्षों में बार बार परमाणु हमले की धमकी देता है कि हम कुछ होगा तो हम परमाणु ऐसा कर देंगे, परमाणु वो कर देंगे। और उसके पास भारत से ज़्यादा भी परमाणु हथियार हैं, लेकिन आपको बता दें जो पाकिस्तान के परमाणु हथियार ना वो अपेक्षाकृत छोटे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हथियारों को विकसित किया हुआ है। तो भारत ने भी कई बार मतलब ऐसे ही कुछ एक्सपर्ट भारत के बोलते हैं कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार छोटे हैं और बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन भारत के जो है परमाणु हथियार ना वो बड़े हैं। मतलब जितना वो 4-5 हथियार करेगा उससे भारत के मतलब 1-2 हथियार में तो पाकिस्तान ही समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी जो है मतलब विवेचनाएँ की जाती हैं। पाकिस्तान भी एक विषम जो परिस्थितियों का जो है अनुसरण करता है, उसमें जो सामरिक परमाणु हथियारों का विकास और तैनाती शामिल है, लेकिन भारत के साथ संघर्ष में परमाणु हथियारों का सबसे गंभीर रूप उसका प्रारंभिक उपयोग है, जो उसके पास जो है स्टैंड ऑफ मिसाइल हैं ऐसी कुछ। तो इसके अलावा यह तर्क देना कि भारत की जो कंस्ट्रक्टेड तकनीक और MIRV क्षमताएं हैं, ये एक स्ट्रेटजिक इनस्टेबिलिटी मतलब अस्थिरता पैदा करती हैं। साथ ही में यह पाकिस्तान के लिए एक आक्रामक रुख का परिणाम है, जिसमें संभावित भारतीय पारंपरिक हमले के खिलाफ परमाणु हथियारों का सामरिक उपयोग शामिल है। तो देखिए भारत जो अपनी ओर से पहले ही स्थिति में ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यदि भारत को इस बारे में पता चल जाएगा कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, वो भी न्यूक्लियर अटैक, तब तो वो कर ही सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भी राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए इस प्रकार की एक्टिविटी करेगा। पाकिस्तान भी इसी प्रकार के मुद्दा का मतलब इसी प्रकार की स्थिति को जो है दर्शाता है, जिसमें वो विभिन्न प्रकार के परमाणु हथियारों का तेजी से डेवलपमेंट करता है, लेकिन जो है जिसकी स्टैंड ऑफ मिसाइलें हैं उससे जो है काफ़ी ज़्यादा खतरा हमें है। तो पाकिस्तान की अवधारणा है कि परमाणु हथियारों के जो सामरिक उपयोग को अलग रखा जा सकता है, ऐसी जो स्थिति का प्राथमिक स्रोत भी है। देखिए पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा ये ना कि वो जो आतंकवादियों से अपने परमाणु हथियार बचाए, क्योंकि आतंकवादियों के पास आने के बाद जो है वो किसी पर भी उपयोग कर सकते हैं, वो पाकिस्तान पर भी कर सकते हैं इसका उपयोग। वो तो ये देखेंगे नहीं उनके लिए कितना है। तो सभी देश जो है वो पाकिस्तान से इसी बात से काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी रहते हैं। और आप जान ही रहे हैं कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को पनाह देता है और चीन उसका परम सहयोगी है। अभी यूनाइटेड नेशन कई आतंकियों को चीन ने बचा लिया। फिर भी जो है ऐसा माना जा रहा है कि जो परमाणु हथियारों के सामरिक और रणनीतिक उपयोग को कम करना संभव या टिकाऊ है, क्योंकि कम से कम पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे हथियारों से जुड़े काउंटर वैल्यू और काउंटर फोर्स स्ट्राइक के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं हो सकता। इसके अलावा जो ये अग्नि-P और अग्नि मतलब शौर्य के रूप में जो उच्च तत्परता के स्तर की खोज है, ये काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान जैसे जोखिम वाले मतलब जो जोखिम वाले देश हैं उनके लिए तो एक काफ़ी अच्छी हमारी सफलता मानी जाएगी। उन्हें भी इस बात का जो है अनुमान रहना चाहिए कि जो भारत के शौर्य और अग्नि-P मिसाइलें हैं, ये उन्हें किसी न किसी प्रकार से भारत को एक न्यूक्लियर डिटरेंस एक्स्ट्रा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो अनिश्चितता है वो भारत के दो परमाणु में सावधानी मतलब जो भारत के दो परमाणु देश हैं पड़ोसी, एक और चीन है, एक और पाकिस्तान है, ये दोनों ही भारत के विरोधी हैं। ये बीजिंग और जो रावलपिंडी के पहले स्ट्राइक विकल्पों को काफ़ी ज़्यादा जटिल बनाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है भारत जो है कभी भी मतलब टू फ्रंट वार की स्थिति में यदि ऐसा हो जाए, तो इन्होंने इस बारे में भी बताया है एक्सपर्ट्स ने कि बियॉन्ड पाकिस्तान जो है भारत की मिसाइल क्षमताओं में प्रगति चीन के जनवादी गणराज्य को डराने के लिए तैयार है। तो जो पाकिस्तान के अधिकांश एक्सपर्ट हैं ना, वो भी ये कहते हैं कि भारत जो है अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, वो पाकिस्तान के लिए नहीं बढ़ा रहा है, वो चीन के लिए बढ़ा रहा है। तो सभी लोग ये बात जानते हैं, लेकिन वहाँ के लोग जो लीडर्स हैं वो ये बताते हैं पब्लिक को कि भारत जो अपनी क्षमता बढ़ा रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए बढ़ा है। तो ऐसी स्थिति
कन्फ्यूजन के लिए है, लेकिन भारत जो है अपनी क्षमता इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि वो चीन से निपटना है, और वास्तव में चीन पाकिस्तान टू फ्रंट वार से निपटना है। तो आपको बताना कि नॉर्थ जो चीन है ना, वो भारत से काफ़ी ज़्यादा बेहतर क्षमताओं से लैस है। बीजिंग ने अपने DF-26 IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को पश्चिमी चीन के झिंजियांग क्षेत्र में तैनात किया है, और भारत का सौर हाइपरसोनिक हथियार समान रूप से DF-17 जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, जिसकी रेंज 1800 से 2500 किलोमीटर है, उसके बारे में माना जाता है। तो उसी की स्थिति है। इसके अतिरिक्त जो है नई दिल्ली ने आमतौर पर विभिन्न प्रकार के जो कयास लगाए जाते हैं उनको जो है खारिज कर दिया है। काउंटर वैल्यू और काउंटर फोर्स टारगेट, साथ में स्ट्रेटजिक और जो है कॉम्बैट टैक्टिकल, इन सभी जो स्थितियां हैं इसमें भारत अपनी क्षमता काफ़ी ज़्यादा ठीक कर रहा है। और मैं आपको बता दूँ पिछले 5 सालों में जो है भारत ने काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मिसाइल का, अभी कोविड काल में भारत ने इतने सारे मिसाइलों के परीक्षण किए थे ताबड़तोड़ कि उससे जो है पूरी दुनिया मतलब परेशान थी कि इतनी ज़्यादा भारत ने जो एक मतलब सुपरसोनिक बैलिस्टिक असिस्टेड एक टारपीडो का परीक्षण किया था। वो जो है मिसाइल में जो है टारपीडो लगाकर जो है लॉन्च करके टेस्ट किया था। तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा अभी विवाद हो रहा था कि भारत जो है इस प्रकार के दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जो मिसाइल से टारपीडो को लॉन्च कर सकता है। साथ ही में जो भारत की जो काउंटर स्ट्राइक फोर्स विकल्प है वो पाकिस्तान की तुलना में चीन के खिलाफ अधिक प्रशंसनीय है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो हमारे लैंड बेस्ड न्यूक्लियर फोर्सेज हैं वो अधिक दूर हैं। तो चीन की भौगोलिक और जो सामरिक गहराई के मतलब बीच जो संकीर्ण भूगोल है उसके कारण भी देखिए चीन के जो इस क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। तो इस अनुसार पे ये भी माना जाता है कि जो चीन तक के सभी कोनों तक पहुंचने के लिए भारतीय मिसाइलों को काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। और दूसरी बात यह है कि जो चीन है ना उसके पास परमाणु मतलब जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है उसकी परमाणु क्षमताएं जो है न्यूक्लियर की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, भारत से बहुत ज़्यादा बेहतर है। उसके पास 3 एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज़ हैं। पहला ये है कि उसके पास हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है। दूसरा उसके पास न्यूक्लियर बॉम्बर्स हैं, मतलब बॉम्बर्स विमान हैं, फाइटर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं। तीसरा उसके पास बहुत ज़्यादा सबमरीन्स हैं जिसके द्वारा वो भारत के खिलाफ, तो भारत से इन 3 क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा आगे है। इसी कारण भारत जो है अभी हाल ही में ऐसी चर्चा चल रही थी कि रशिया से हो सकता है TU-160 सुपर बॉम्बर्स जो ब्लैक जैक है या व्हाइट सॉन है उसे खरीद ले, लेकिन अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तो इस प्रकार भारत की हाइपरसोनिक और कनस्ट्राइड जो अग्नि SRBM और IRBM क्षमताएं समान रूप से स्ट्रेटजिक जो डिटरेंस उनको बनाए रखने और क्षेत्रीय रणनीति स्थिरता को बढ़ाने में सहायता करेंगी। देखिए चीन है ना, भारत से को चीन जो है कई दिशाओं से फंसा हुआ है। एक और जापान से, उसके पड़ोस में साउथ कोरिया है, फिर आप देख ही रहे हैं कि फिर ताइवान है, इधर फिलीपींस है, साउथ चाइना सी की ओर, और जो वियतनाम से है, और जो ब्रुनई उन देशों के साथ है, विभिन्न सारे देशों के साथ उसका जो है डिस्प्यूट चल रहा है। तो इस कारण से उसे कई फ्रंट वार करने पड़ेंगे। तो वो भारत को जो है इस स्थिति में फंसाने के लिए जो है वो पाकिस्तान को असिस्टेंस प्रदान कर रहा था विभिन्न प्रकार। अभी चीन ने पाकिस्तान को बहुत सारे जो है लड़ाकू विमान दिए, JF-17 J-10C, इसके अतिरिक्त HQ-6 जो है और HQ-9 जो है उसके ने अपनी जो है HQ-9 जो है एयर डिफेंस सिस्टम प्रदान किया है पाकिस्तान को। सबमरीन्स दिए हैं कुछ डीजल इलेक्ट्रिक, नौसैनिक युद्धपोत दिए हैं, मतलब PNS तैमूर दिया था उसे, जो सबसे एडवांस जो उसका स्टेल्थ है अभी डिस्ट्रॉयर है उसे। इसके अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं, विभिन्न सैन्य उपकरण इक्विपमेंट्स देते रहता है, नाइट विजन्स, बहुत सारी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा कि वो पाकिस्तान को हर प्रकार से भारत के लिए स्पेशली तैयार कर रहा है। और उसने जो S-400 है उसकी बहुत सारी जो खुफिया सूचनाएं हैं वो भी पाकिस्तान को बता दिया है भारत को काउंटर करने के लिए। साथ में अपने जो है HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम उसे प्रदान किया हुआ था। इस प्रकार से हम देखेंगे और भविष्य में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है चीन जो है अपनी DF-17 मिसाइलों का जो ब्लूप्रिंट है वो भी पाकिस्तान को प्रोवाइड कर दे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि भारत को विभिन्न प्रकार से चीन और पाकिस्तान से टू फ्रंट वार में बहुत ज़्यादा नाकोच चने चबाने पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी भारत तो भारत है, किसी न किसी प्रकार से अपनी तैयारियाँ वो पूरी ही कर लेगा। ग्लाइड व्हीकल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास भी हो जाएगा। हमारे पास पहले से ही जो है एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो बहुत
2005 से बन रहा था, 2007 या 8 में इसका पहले ट्रायल किया गया था, 2012 में इसका सक्सेसफुली सबसे लंबा ट्रायल किया गया था। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि साथ ही में हमारे पास जो अपनी एयर डिफेंस सिस्टम है और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है, पैड पृथ्वी एयर डिफेंस, और पीडीवी पृथ्वी डिफेंस व्हीकल। इसके अतिरिक्त ऐड जो है एएडी मतलब एडवांस एयर डिफेंस प्रद्युम्न और अश्विन नाम की जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है, एक्सो और एंडो एटमॉस्फेरिक, तो ये सब हम देखेंगे। इसके अतिरिक्त S-400 है, आवश्यकता पड़ी तो हम सेटेलाइट क्लियर S-500 या S-550 भी ले सकते हैं। हमारे पास स्पाइडर है, और स्पाइडर सरफेस टू एयर पाइथन एंड डर्बी मिसाइल सिस्टम है जो इजराइल से हमने 60 रेंज लिया है। इसके अतिरिक्त हमारे पास खुद का क्विक रिस्पांस की वार सिस्टम है। फिर भी आकाश मार्क 1 और आकाश मार्क 2 है। इतने सारे जो हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अतिरिक्त जो है S-200 है जो हमने रूस सोवियत से लिया था। S-125 है, और जो है जो पैंटसिर का ओल्ड वर्जन है वो हमारे पास। बहुत सारे हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है, हमें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो है हमें सतर्क और सावधान रहना है, और अपनी न्यूक्लियर जो डिटरेंस कैपेबिलिटी को उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए रखना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।